Hello guys, welcome back. We have been discussing about circular and rotational motion और आज का जो हमारा टॉपिक है it is on centripetal force. So to really understand कि centripetal force क्या होती है, let us actually take an example जिसमें हम ये कह रहे हैं कि there is this particle P जिसको हम कह रहे हैं और वो इस सर्कुलर पाथ के अंदर ये जो ब्लैक में एक पाथ ड्रॉ हुआ है इस पाथ के अंदर एक्चुअली मूव कर रहा है, यानी इट इज़ मूविंग अलोंग दिस सर्कुलर पाथ. Now we know कि at each point the direction of velocity for this point P is outwards, यानी हर पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है ना, वो पॉइंट P के लिए अगर आप इसको देखें तो वो रेडियली आउटवर्ड्स यानी टेंजेंशियल होती है. सॉरी, इट इज़ एक्चुअली टेंजेंशियल एट ईच पॉइंट. P की वेलोसिटी एट दिस पॉइंट इज एक्चुअली टेंजेंट टू द सर्कल. टेंजेंट का क्या मतलब होता है बाय द वे, अगर आपके पास लेट से ये एक सर्कुलर पाथ था और यहाँ पे आगे पास एक पॉइंट P था, इसके टेंजेंट क्या होता है, यानी आप इसको स्ट्रेटली ऐसे देखें. तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन एंगुलर वेलोसिटी, जहाँ पे हमने इसकी इन डिटेल बात की थी, डिराइव किया था इस रिजल्ट को कि एट ईच पॉइंट ये जो P होता है इसकी वेलोसिटी एक्चुअली टेंजेंट टू द सर्कल होती है, राइट. एनीवेज, तो इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल P होता है वो एक्चुअली हमेशा से इस तरह टेंजेंट डायरेक्शन के अंदर मूव करना चाहता होता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जो होती है V वो टेंजेंट टू द सर्कल होती है. लेकिन लेट अस एक्चुअली से कि अब ये पॉइंट P को हम किसी तरीके से यानी किसी एक्शन की मदद से हम इसको इस सर्कुलर पाथ के अंदर ही मूव करवा रहे हैं. ये अभी पॉइंट A पे था, लेट अस एक्चुअली नाउ से कि ये पॉइंट A से मूव करके B के ऊपर आ गया. अब B के ऊपर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ऑब्वियसली वो भी टेंजेंट ही होगी, राइट. इसकी वेलोसिटी अभी भी V ही है, लेकिन फ़र्क ये है कि अब इसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई है. यानी अगर आप येलो जो वेक्टर है वो पॉइंट A के ऊपर वेलोसिटी थी और जो ब्लू वेक्टर है वो पॉइंट B के ऊपर वेलोसिटी थी. तो अब इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होगी वो ज़ाहिर है टेंजेंट टू दिस पॉइंट B होगी. तो ऑब्वियसली हर पॉइंट के ऊपर एक्चुअली जो पार्टिकल है वो अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर रहा था. क्यों? क्योंकि नॉर्मली तो जो पार्टिकल है वो आउटवर्ड्स जाना चाह रहा है, उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियली आउटवर्ड्स है, टेंजेंट है एक्चुअली. लेकिन हम क्या करते हैं कि वी काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस इट कि वो हर पॉइंट के ऊपर अपनी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को चेंज करे ताकि वो इस सर्कुलर पाथ के अंदर ही मूव करता रहे. ऑलराइट, वी वांट इट टू बी टू बी मूविंग इन द सर्कुलर पाथ. और वो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव सिर्फ तब करेगा, जाहिर है, कि जब हम हर पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी को चेंज करें. लेट से वो इस पॉइंट के ऊपर था, इस पॉइंट के ऊपर, और मैंने इसकी वेलोसिटी को चेंज नहीं किया, तो जाहिर है वो बाहर ही मूव करता रहेगा, वो अंदर की तरफ आएगा ही नहीं. तो अगर मैं किसी पॉइंट को एक्चुअली मूव करना है एक सर्कुलर पाथ के अंदर, तो ये ज़रूरी है कि मैं हर पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी को चेंज करूँ, क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट टुवर्ड्स द टेंजेंट होती है. तो आई वांट टू चेंज दैट टेंजेंट टू इनवर्ड्स ऑलवेज, ताकि वो एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता रहे. एनीवेज, तो ये तो एक पॉइंट होगा कि हमने हर पॉइंट के ऊपर जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है उसको चेंज करना है ताकि एक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर सके. अब यू ऑलरेडी नो वन फैक्ट कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और इसके पास डायरेक्शन भी होती है. अब जब एक पार्टिकल एक सर्कुलर डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा था, लेट अस एक्चुअली से इसकी जो वेलोसिटी थी वो थी 2 मीटर्स पर सेकेंड. सिर्फ हम इसको फिलहाल एज्यूम करें कि लेट से वो 2 मीटर्स पर सेकेंड थी. जब आप किसी पार्टिकल को सर्कल के अंदर मूव करते हैं तो उस पूरे सर्कल में लेट से उसकी वेलोसिटी 2 ही थी. यहाँ पे भी 2 मीटर्स पर सेकेंड थी, यहाँ पे भी 2 मीटर्स पर सेकेंड थी. जो सिर्फ चीज़ हम चेंज कर रहे हैं वो एक्चुअली इसकी डायरेक्शन है. हम मैग्नीट्यूड को तो चेंज नहीं कर रहे, मैं इसको चेंज नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करना चाह रहा हूँ ताकि वो एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता रहे, राइट. तो एक चीज़ इसको याद रखिएगा कि हम वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करना चाह रहे हैं, मैग्नीट्यूड को नहीं. अब आई हैव अ क्वेश्चन कि हाउ डू यू डिफाइन चेंज ऑफ वेलोसिटी. वी ऑलरेडी नो कि rate change of velocity
पर यूनिट टाइम वो किसके बराबर होता है? वो एक्चुअली एक्सेलरेशन के बराबर होता है। अब नाउ यू माइट थिंक कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो चेंज हो ही नहीं रहा, यानी एक्सेलरेशन को तो हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, राइट। अब आप ये कहेंगे कि हम 2 की स्पीड से मूव कर रहे हैं और हम 2 से ही मूव करते रहेंगे, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो एक्सेलरेशन नहीं होगी। यूजुअल सेंस में तो हम इसी तरह से लेते हैं कि एक्सेलरेशन एक्चुअली रेट चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को हम ले रहे होते हैं। लेकिन ये ज़ाहिर है, हम जब एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं तो हम ये तो कहीं पे भी नहीं कहते कि इसका मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, बल्कि जो डेफिनेशन होती है वो तो सिंपली ये कहती है कि एक्सेलरेशन जो होती है वो सिंपली रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम हो सकता है। अब ये जो रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी आया है, ये मैग्नीट्यूड के अंदर भी चेंज आ सकता है और डायरेक्शन के अंदर भी चेंज आ सकता है। तो जिसका मतलब ये है कि आप बेशक इसका मैग्नीट्यूड चेंज ना करें, पार्टिकल का जिस स्पीड से वो मूव कर रहा था उसको चेंज ना करें, सिर्फ वो पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब आप उसको इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करें, तो फिर भी ये जो डायरेक्शन के चेंज करना है ये रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी ही कहलाएगा, क्योंकि वेलोसिटी इटसेल्फ की 2 कंपोनेंट्स हैं, एक उसका डायरेक्शन, एक उसका मैग्नीट्यूड। आप किसी को भी चेंज करेंगे तो उसका मतलब होगा कि रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी एग्जिस्ट करता है, विच मीन्स कि एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा था सिंपली कि चूंकि हम हर पॉइंट के ऊपर इस वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, वो टेंजेंशियल होती है, मैं उसको बार बार चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे कोई ना कोई एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करनी चाहिए। एक्सेलरेशन, नाउ माय क्वेश्चन इज, तो एक्सेलरेशन क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है? तो हमारे पास 2 क्वेश्चंस मेजर हैं कि इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है जो हमने प्रोड्यूस की, और इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। हाउ डू वी क्वांटिफाई कि हमने कितना मैग्नीट्यूड लाए उस एक्सेलरेशन में, उसकी डायरेक्शन क्या थी। टू बेटर अंडरस्टैंड हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि वी हैव लेट्स से सर्कुलर पाथ लाइक दिस, पर सर्कुलर पाथ के अंदर एक्चुअली हमारे पास लेट्स से 2 पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट, 2 पॉइंट नहीं, पॉइंट ये लेट्स से ये पॉइंट है एक्चुअली हमारे पास, ये फिलहाल एट पॉइंट ए है, और इसकी इस पर जो वेलोसिटी डायरेक्शन है वो ये है, यस। और ये पॉइंट एक्चुअली मूव करता है, यानी ऑन दिस सर्कुलर पाथ ये मूव करता है, और लेट्स से अभी एक नए पॉइंट के ऊपर पहुंचता है जिसको हम कहते हैं कि ये पॉइंट बी है। यानी ये पार्टिकल एक्चुअली, जो पार्टिकल ये जो मैंने ब्लू ड्रॉ किया है, ये मूव करता 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 पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक आ गया, और अब पॉइंट बी के ऊपर इसकी जो वेलोसिटी है वो इस तरह से, इस टेंजेंट की डायरेक्शन में इस तरह से। अब हमने जाहिर है कुछ पार्टिकल जब मूव किया है, और अगर आप इसको ओरिजिन से कनेक्ट भी कर दें तरह से, तो इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट की है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो ये डेल्टा थीटा थी, राइट। इसने डेल्टा थीटा डिस्प्लेसमेंट की है वाइल गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ए के ऊपर इसकी वेलोसिटी थी लेट्स से वो थी v1, और बी के ऊपर इसकी जो वेलोसिटी थी ग्रीन वाली, ये लेट्स एक्चुअली से v2। लेकिन एक चीज़ ना भूलिएगा, वो ये कि जो v1 का मैग्नीट्यूड है और जो v2 का मैग्नीट्यूड है वो दोनों बराबर हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हम चेंज कर ही नहीं रहे, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। एनीवेज, तो ये इस तरह से हम एक्चुअली अब इस सारे को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखना चाहते हैं। वो पर्सपेक्टिव क्या है, उसको थोड़ा सा समझने के लिए यू नीड टू स्टिक विद कि मैं क्या कहना चाहूँ। नोटिस कि जब मैंने आपको ऊपर ये बताया था कि एट ईच पॉइंट जो वेलोसिटी है वो रेडियली आउटवर्ड्स है, यानी यहाँ पे ये है, इस पॉइंट के ऊपर ये रेडियली इस तरफ आउटवर्ड्स है, इस पॉइंट पे ये रेडियली इस तरफ आउटवर्ड्स है, तो एट ईच पॉइंट एक्चुअली द वेलोसिटी इज रेडियली आउटवर्ड्स। अगर आप इन सब वेक्टर्स को जो कि रेडियली आउट, सॉरी आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग द वर्ड रेडियल आउटवर्ड, इट शुड बी टेंजेंशियल। हर पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी वेक्टर है वो टेंजेंशियल एक्चुअली, दिस वे एक्चुअली टेंजेंशियल है। अगर आप इन सब टेंजेंट वेक्टर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें इस तरह से,
यानी मैं इनको कनेक्ट कर रहा हूँ आपस में। मैं इन सब के टिप्स को एक्चुअली एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता जा रहा हूँ। जब आप इन सब को कनेक्ट करेंगे एक्चुअली, तो ये एक सर्कल बनाते हैं। यानी अगर आप वेलोसिटी वेक्टर एट ईच पॉइंट को ड्रॉ करें ना, कि हर पॉइंट पर वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, उन सब की लेंथ बाय द वे ऑब्वियसली सेम है, और इन सब को कनेक्ट कर दें एक लाइन से, सबको एक एक ऐसे कनेक्ट करते जाएं, तो ये एक्चुअली एक सर्कल बनाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वो एक सर्कुलर पाथ को ट्रेस कर रहा होता है। लेट अस एक्चुअली से कि वो जो सर्कल है वो इस तरह से बना, तो ये वो सर्कल एक्चुअली जो कि वेलोसिटी वेक्टर्स ने, जो टेंजेंट वेक्टर्स थे, उन्होंने ट्रेस आउट किया, राइट। और इस जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, इसका रेडियस किसके बराबर होगा? वेल, वो रेडियस इस मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। यानी जितना भी वेक्टर की लेंथ थी, हमने उन सब वेक्टर्स को इकट्ठा करके बनाया, जब आपने उनको कनेक्ट किया तो एक सर्कल बन गया। जाहिर है हर वेक्टर की जो लेंथ थी वो इस वी के बराबर थी, तो इस सर्कल का जो रेडियस है एक्चुअली वो भी वी के बराबर ही होगा, यानी जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी थी जिससे पार्टिकल मूव कर रहा है। एनीवेज, तो हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो सर्कल है ये पोजीशन स्पेस का सर्कल है, यानी जिस स्पेस के अंदर पार्टिकल एक्चुअली मूव कर रहा है हमारा पी। तो ये वेलोसिटी स्पेस है। वेलोसिटी स्पेस एक एब्स्ट्रैक्ट स्पेस है, ये रियल स्पेस नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट स्पेस है। और ये बनाई कैसे गई है? ये जितने वेलोसिटी वेक्टर्स थे जो टेंजेंट थे एक्चुअली, उन सब को हमने कनेक्ट कर दिया, तो वो जो पाथ बनता है कनेक्ट करने की वजह से वो एक सर्कुलर पाथ है। अब एक्चुअली हम एक काम करते हैं, ये जो मैंने वेलोसिटी पोजीशन स्पेस के अंदर ये जो मैंने वेक्टर्स दो बनाए थे v1 और v2, मैं इनको उठाता हूँ और इनको उठा के वेलोसिटी स्पेस के अंदर रख दूँगा। देखिए मैं कैसे रखूँगा। लेट अस एक्चुअली से कि लेट मी टेक दिस वेक्टर v1 फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं v1 को एक्चुअली लूँगा और आई एम एक्चुअली पुटिंग इट, लेट मी जस्ट एक्चुअली कॉपी इट। हमने इसको इस ओरिजिन के साथ रख दिया, तो हमने उसको एज इट इज़ उठाया वेक्टर v1 को, और उठा के मैंने उसको रख दिया इस वेलोसिटी स्पेस के सर्कल के अंदर। Similarly, let me actually take this velocity vector v2 now, और इसी तरीके से मैं इसको भी उठा के वेलोसिटी स्पेस के अंदर रखता हूँ। तो दिस इज द अदर वेक्टर एक्चुअली। ऑलराइट, एक चीज़ अगर आप इसको ऑब्जर्व करें कि इन दो वेलोसिटी वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है, ये एंगल डेल्टा थीटा जो है, ये बिल्कुल सेम है उस एंगल के जो एंगल पोजीशन स्पेस में ये आपने ड्रॉ किया था। ये एंगल्स बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होते हैं बाय द वे, क्योंकि जाहिर है कि ये इन दो पॉइंट्स जो ए और बी के ऊपर जो एंगल था, वही एंगल यहाँ पे भी ट्रांसलेट होगा वेलोसिटी स्पेस के अंदर। ये जो दो टेंजेंट वेक्टर्स को हमने एक उठा के इस वेलोसिटी स्पेस के अंदर रख दिया। अब अगर मुझे ये फाइंड आउट करना होता कि v1 वेलोसिटी इस पॉइंट पे जो थी और v2 के दरमियान कितना डिफरेंस था, यानी आई नीड टू फाइंड आउट कि व्हाट इज़ दैट चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v, v2 माइनस v1। क्योंकि ज़ाहिर हमने बात की कि जब आप डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो अब उनके दरमियान कुछ फ़र्क आ गया, तो आई नीड टू फाइंड आउट कि वो जो डिफरेंस है वो कितना ज़्यादा है, डेल्टा वी। So this green thing was actually V2 as I said, and the blue one was actually V1. And now I'm interested in finding out ये delta V क्या है actually. You already might have guessed it कि हम किस तरफ जा रहे हैं. You already know since acceleration actually delta V over delta t के बराबर होती है. तो मैं ये delta V find out करना चाह रहा हूँ पहले, सबसे पहले ये delta V क्या होगा, ताकि हम ये बता सकें कि acceleration क्या थी जो कि डायरेक्शन को चेंज करने की वजह से प्रोड्यूस हुई थी. एनीवेज, अगर आपने इस डेल्टा वी को फाइंड करना है तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आप v1 और v2 को आपस में कनेक्ट करते हैं. यस, ये जो v1 और v2 को मैंने कनेक्ट किया है, ये एक्चुअली डेल्टा v वेक्टर है, जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये डिफरेंस वेक्टर है. तो आई होप कि हम इस पॉइंट तक वी आर क्लियर इनफ कि हमारे पास एक पोजीशन स्पेस है, ये पोजीशन स्पेस है, और फिर हमारे पास एक वेलोसिटी स्पेस है. और हमने वेलोसिटी स्पेस को कंस्ट्रक्ट किस तरह से किया था कि हमने जितने वेक्टर्स पोजीशन स्पेस के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ होते हैं, हमने उन सबको उठाया और एक जगह पे अगर आप उसको रखें, तो मैंने ऊपर से इसको डेमोन्स्ट्रेट किया
अगर आप इन सब वेक्टर्स को कनेक्ट करें एक पॉइंट के साथ, यानी एक ट्रैक के साथ इसको कनेक्ट करें, वो ट्रेस करते हैं एक सर्कल को जो ये वेलोसिटी स्पेस है। और फिर मैंने क्या किया, सिंपली ये जो मैंने एग्जांपल ली थी, ये वाली एग्जांपल ली थी, मैंने इसमें इन दोनों वेक्टर्स को उठाया और इन वेलोसिटी स्पेस के अंदर रख दिया ज़ाहिर, क्योंकि ज़ाहिर इन्हीं वेक्टर्स ने मिल के, जब ये सब वेक्टर्स थे, लेट से यहाँ पे भी जो वेक्टर था, जो यहाँ पे वेक्टर था, उन सब को मैंने उठा के इस सर्कल को कंस्ट्रक्ट किया था ज़ाहिर। तो उनमें से दो वेक्टर्स ये भी थे, v1 था और एक v2 था। तो मैंने क्या किया कि v1 और v2 को एक्चुअली उठा के यहाँ पे रखा है, और मैंने देखा कि इनके दरमियान जो डिफरेंस वेक्टर है वो डेल्टा v से गिवन है। और वो कैसे फाइंड करते हैं हम, कि हम इस पॉइंट को, यानी जो v1 की टिप है, इसको कनेक्ट कर देते हैं v2 की टिप के साथ। तो ये जो हमारे पास नया वेक्टर आया है येलो वाला, दिस इज द डिफरेंस वेक्टर डेल्टा v नाउ। ये लेकिन ये वेलोसिटी स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करता है, प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। अब एक्चुअली बाय द वे, इफ़ यू आर वंडरिंग कि जो नया ट्रायंगल हमने बनाया है, ये वाला जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है वेलोसिटी स्पेस के अंदर हमने जो ट्रायंगल बनाया है, दिस इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बाय द वे। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है कि उसकी जो दो साइड्स होती हैं वो इक्वल इन लेंथ होती हैं। देखें, दो साइड इक्वल लेंथ कौन सी हैं, v2 की लेंथ वो भी v है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल, v1 की लेंथ वो भी रेडियस ऑफ द सर्कल v है, तो यानी दो साइड्स बराबर हैं। और ये जो तीसरी साइड है, जो बेस ऑफ ट्रायंगल है, वो डेल्टा v से गिवन है। तो ये एक्चुअली एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और एक और हमने बात की, ये जो डेल्टा थीटा कंस्ट्रक्ट हुआ है, ये बिल्कुल सेम है उस डेल्टा थीटा के जो हमने यहाँ पे पोजीशन स्पेस के अंदर कंस्ट्रक्ट किया था। एनीवेज, तो यहाँ तक आई होप इट इज़ क्लियर ना। लेट अस एक्चुअली नाउ डू अनदर थिंग, और वो ये है कि इमेजिन कि ये जो हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव किया था, ये एक्चुअली बहुत मिनिमल मूवमेंट थी। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि हमने अभी तो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक आपने मतलब इतना डेल्टा थीटा कवर किया। मैं कह रहा हूँ कि लेट अस एक्चुअली से कि व्हाट इफ़ ए से लेके बी तक हम सिर्फ यहाँ तक मूव किया होता, लेट अस से इस पॉइंट तक। मतलब अब जो मैंने डिफरेंस है इन डिस्टेंस जो कवर किया है इस पार्टिकल ने, उसको रिड्यूस कर दिया। अगर आपने इस पार्टिकल के डिस्टेंस को एक्चुअली रिड्यूस कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि अब डेल्टा थीटा भी रिड्यूस हो गया। और अब ये जो येलो पॉइंट का पर जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इस तरह से गिवन है, राइट। मतलब अगर ये पॉइंट्स एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज एग्जिस्ट करते हैं ना, और ये क्लोज किस लिमिट में मैं बात कर रहा हूँ, इन द लिमिट, ये जो डेल्टा थीटा का चेंज आया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर है। इसका यही मतलब है कि ए से बी तक जो मैंने मूव किया, ये बहुत मिनिमल सी मूवमेंट थी, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया। तो अगर आप इसको इस तरह से करेंगे तो एक्चुअली होता क्या है कि यू कैन सी इट ईजीली, कि अभी अगर आप पॉइंट बी को पॉइंट ए के बिल्कुल करीब लेके आते जाएंगे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक्चुअली अगर आप पॉइंट बी को उठा के पॉइंट ए के करीब लेके आते जाएंगे, तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं v2 और v1, ये भी एक दूसरे के करीब आते जाएंगे। तो जिसका मतलब ये है कि वेलोसिटी जो स्पेस है उसके अंदर भी v1 और v2 बहुत करीब हो जाएंगे। तो वो करीब कैसे होंगे, सॉरी आई नीड टू एक्चुअली, ऑलराइट, मैं इसको एक दफ़ा इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ, इस तरह से। v1 यानी ग्रीन और ब्लू वेक्टर अब एक दूसरे के बहुत करीब होते जा रहे हैं। लेट मी एक्चुअली मेक देम इवन मोर क्लोज टू ईच अदर, राइट। अब जो डिफरेंस वेक्टर क्रिएट होगा, ये तो नहीं होगा ज़ाहिर है, वो तो पहले एग्जांपल के लिए था। अब जो डिस्टेंस वेक्टर क्रिएट होगा एक्चुअली बहुत छोटा सा ये वाला वेक्टर कंस्ट्रक्ट, अगर आप इनकी टिप्स को ज्वाइन करें, आई होप यू कैन एक्चुअली सी इट। मैं इसको दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ। तो व्हाट आई एक्चुअली मीन टू से इज़ कि क्योंकि अब ग्रीन और ब्लू वेक्टर एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं एक्चुअली, तो व्हाट वी आर सेइंग इज़ कि ये ग्रीन वेक्टर, sorry for the drawing, I need it to be neat. This was the blue vector and this was the green vector. अब ये बहुत क्लोज आ गए हैं एक दूसरे के। अब जो डिफरेंस वेक्टर क्रिएट हुआ है वो ये डिस्टेंस वेक्टर है। नाउ अब आप इसको नोट करें कि अगर इनको मैं मज़ीद क्लोज करता जाऊँ, यानी इन दो ग्रीन और ब्लू वेक्टर को मैं और क्लोज लेके जाऊँ, अभी तो मैं इनको इतना ज़्यादा क्लोज इसलिए नहीं लेके गया क्योंकि मैं आई वॉन्ट द ड्राइंग टू बी नीट, लेकिन आप इसको बहुत ज़्यादा क्लोज लेके जाए ना अगर, तो होगा क्या कि जो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा। ये उसकी बेस होगी, ये वो लेट्स से v1 होगा और ये लेट्स से वो
v2 होगा ऑलमोस्ट। अगर आप इसको और ज़्यादा क्लोज लेके जाएंगे तो ये बेस मज़ीद छोटी होती जाएगी और ये इस तरह से होता जाएगा। टिल द पॉइंट एक्चुअली होता क्या है कि इन दिस लिमिट डेल्टा थीटा ऑलमोस्ट गोइंग टू ज़ीरो क्या होता है कि ये जो बेस आपने बनाई है, ये बेस और ये जो दोनों साइड्स हैं, ये सारी इनके दरमियान 90 डिग्रीज का एंगल बन जाएगा। यानी v1 और जो डिफरेंस वेक्टर डेल्टा v था, इनके दरमियान भी 90 डिग्रीज का एंगल बन जाएगा। सिमिलरली डेल्टा v और जो v2 था, इनके दरमियान भी 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा इस तरह से। मतलब ये मैं जूम्ड इन पिक्चर दिखा रहा हूँ आपको। मतलब हो क्या रहा है कि अगर ये पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज मूव कर जाएंगे तो जो डेल्टा v होता है, इट गेट्स परपेंडिकुलर टू v2 एंड v1। बाय द वे, परपेंडिकुलर इज जस्ट अ नाइस वे टू से कि इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्रीज का हो जाएगा। व्हाट आई एम सेइंग इज कि एट लिमिट डेल्टा थीटा गोज टू ज़ीरो, द डेल्टा v and v1 v2 are perpendicular to each other, perpendicular to each other, right? अब देखें, अगर डेल्टा v जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है v1 और v2 के, लेकिन इन वेलोसिटी स्पेस, तो इन पोजीशन स्पेस डेल्टा v किस तरफ पॉइंट करेगा? वेल, उसको परपेंडिकुलर होना चाहिए v1 और v2 दोनों के, क्योंकि हमने ये तो देख लिया कि जो डेल्टा v वेक्टर होता है एक्चुअली वो एट द लिमिट डेल्टा थीटा अप्रोचेस टू जीरो, इट नीड्स टू बी परपेंडिकुलर टू द टू वेक्टर्स v2 एंड v1। तो अगर आप इसको पोजीशन स्पेस में देखेंगे, जो हमारा जो वेक्टर डेल्टा v है, उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? वेल, वो डायरेक्शन सिंपली क्या होगी? इट नीड्स बी परपेंडिकुलर टू बोथ v1 एंड v2। ज्योमेट्री में एक रूल ही होता है कि जितने भी टेंजेंट वेक्टर्स होते हैं, जैसे कि v1 और v2 है, अगर आपने इनका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है तो वो परपेंडिकुलर हमेशा रेडियल वेक्टर होता है। एक्चुअली रेडियल वेक्टर क्या होता है? जो कि इस ओरिजिन से शुरू होगा पॉइंट ओ से और एक्चुअली इस सर्कल तक जाएगा। ये तो दिस इज एक्चुअली द वेक्टर डेल्टा वी, जो कि कंस्ट्रक्ट कैसे किया हमने? हमने ये देखा कि डेल्टा वी एक्चुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए टू v1 एंड v2, और जाहिर है जब हमने उसको पोजीशन स्पेस में देखा तो पोजीशन स्पेस में v1 और v2 टेंजेंट थे। तो टेंजेंट वेक्टर्स के जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो ये वेक्टर रेडियल वेक्टर होगा, जो मैंने भी रेड लाइन में ड्रॉ किया। अब जाहिर है अगर डेल्टा वी का वेक्टर ये वाला जो मैंने ड्रॉ किया है, तो ए क्या होता है? सिंपली डेल्टा वी और डेल्टा टी तो होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी डेल्टा वी की डायरेक्शन है वही ए की डायरेक्शन होगी। यानी ये जो वेक्टर ड्रॉ हुआ है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। बाय द वे, एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड द सेंटर होगी जब एक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा होगा, राइट? तो वी कैन एक्चुअली से, बाय द वे, व्हाई डिड आई से कि ये रेडियल डायरेक्शन इनवर्ड्स है? इनवर्ड्स इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पार्टिकल को हमेशा हम टुवर्ड द सर्कल मूव करते हैं, अवे जा रहा होता है उसको वापस की तरफ लेके आते हैं, जिसका मतलब है कि वो इनवर्ड्स डायरेक्शन होती है हमेशा। इसलिए तो रेडियल डायरेक्शन जो एक्सेलरेशन एक्चुअली उसकी डायरेक्शन क्या होगी? रेडियली इनवर्ड्स। वी हैव एक्चुअली नाउ एक्चुअली ज्योमेट्रिकली प्रूव्ड कि जो एक्सेलरेशन का वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा रेडियली इनवर्ड्स होनी चाहिए। एक तो उसकी डायरेक्शन रेडियली होनी चाहिए, दूसरा वो इनवर्ड्स भी होना चाहिए। तो ये हमारा पहला जो प्रॉब्लम था कि व्हाट वाज द डायरेक्शन, उसको हमने देख लिया कि डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड्स होती है, हमने वो तो देख लिया। आई कैन एक्चुअली मेंशन इट दिस वे एज वेल कि सिंस इट इज सेंटर्ड टुवर्ड्स ओ, विच मीन्स कि वो सेंटर सीकिंग है एक्सेलरेशन। एक्चुअली हमने इसको देखा ना कि जो एक्सेलरेशन का वेक्टर था वो रेडियली इनवर्ड था टुवर्ड्स पॉइंट ओ, जिसका मतलब ये है कि वो जो एक्सेलरेशन का वेक्टर है वो सेंटर सीकिंग है, सेंटर की तरफ जाता है हमेशा। Thus we can actually say that this type of acceleration is centripetal acceleration. By the way, centripetal here really means center seeking.
तो दिस इज वाई वी कॉल दिस एक्सेलरेशन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है ये टुवर्ड द सेंटर होती है हमेशा। तो सिंस इट इज टुवर्ड द सेंटर वी कॉल इट सेंटर सीकिंग और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एनीवेज, अभी तक हमने एक पार्ट सॉल्व किया, इसमें हमने डायरेक्शन को फाइंड किया। नाउ वी एक्चुअली नीड टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन है कितनी, उसकी डायरेक्शन तो हमें पता लगी, लेकिन एक्सेलरेशन कितनी है हमें इसको भी फाइंड करना है। लेट मी एक्चुअली मेक सम केस हियर एक्चुअली। ऑलराइट, अब हमें ये फाइंड करना है कि ये एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी। एक्सेलरेशन हमें पता है कि वो बराबर होता है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी के, राइट। तो पहला हमारा गोल तो है कि ये जो हमने डेल्टा वी वेक्टर यहाँ पे बनाया है इसकी वैल्यू क्या है, ताकि हम इसको वैल्यू को जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू भी पता लग जाएगी। तो पहले हमें ये देखना है कि डेल्टा वी की वैल्यू क्या है। नाउ फ्रॉम ज्योमेट्री यू ऑलरेडी नो वन थिंग, अगर आपने डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाली वीडियो देखी है और एंगुलर वेलोसिटी वाली वीडियो देखी है तो यू ऑलरेडी नो इट कि जब भी एक सर्कुलर पाथ में आप मूव कर रहे होते हैं, लेट से इस सर्कुलर पाथ के ऊपर आप मूव कर रहे थे और ये इस तरह से ये दो पॉइंट्स थे, लेट से ये ए था ये बी था, आपने ए से लेके बी तक मूव किया और ये सेंटर ऑफ द सर्कल था। तो ये जो ए से बी तक का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं कि ये आर्क लेंथ के बराबर है। ए से बी तक की जो ये पाथ है इसको हम आर्क बोलते हैं, और इस आर्क का कितना डिस्टेंस है हम बोलते हैं कि ये आर्क लेंथ होती है। और ये आर्क लेंथ किसके बराबर होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एस इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा थीटा। तो यहाँ पे क्या बता रहा होता है कि ये जो आर्क हमने बनाई है इसका जो फासला, ये जो डिस्टेंस है, इसकी जो लेंथ है वो बराबर है ये रेडियस के, ये भी रेडियस है बाय द वे, ये रेडियस के मल्टीप्लाइड बाय कि ये जो हमने एंगल स्वीप किया था, ये जो एंगल बना इस आर्क के ऊपर मूव करने की वजह से जो एंगल कंस्ट्रक्ट हुआ डेल्टा थीटा, ये डेल्टा थीटा इसको आर से मल्टीप्लाई करें तो ये एस के बराबर आता है जो आर्क की लेंथ है एक्चुअली। लेट्स इस चीज़ इस रिजल्ट को एक्चुअली याद रखें कि ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल फार्मूला होता है। हमने डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी है। देखें हमारे पास क्या है, हम ये कह रहे हैं कि जब हमने V1 और V2 को बहुत क्लोज किया तो डेल्टा वी अब इस येलो लाइन से गिवन है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करें वो ये कि चूँकि V1 और V2 इतने क्लोज आ चुके हैं, ये जो डेल्टा वी वाली लाइन है ये एक्चुअली बराबर है एग्जैक्टली इस आर्क के इक्वल। ये जो भी आर्क थी ये एग्जैक्टली बराबर है आर डेल्टा वी के। तो डेल्टा वी वेलोसिटी स्पेस में आर्क लेंथ के बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं सिंपली कि हम इसके लिए भी इस तरह से फॉर्मूला लिख सकते हैं कि अगर वेलोसिटी का जो डेल्टा वी है ये एक आर्क लेंथ है, इस आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, हमें एक चीज़ तो देखा कि ये नॉर्मली आर मल्टीप्लाई बाय डेल्टा थीटा के बराबर होता है। वेलोसिटी स्पेस में इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि डेल्टा वी बराबर है आर रेडियस, यानी वेलोसिटी स्पेस में रेडियस क्या था, हमने ऑलरेडी बात की कि वेलोसिटी स्पेस में जो रेडियस है वो वी के बराबर है, क्योंकि हर वेक्टर का जो लेंथ है वो वी के बराबर है, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा थीटा ऑब्वियसली जो एंगल हमने कंस्ट्रक्ट किया। तो अगर आपने डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी है तो वो बराबर है वी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा थीटा। ऑलराइट, सो हमारे पास एक्चुअली डेल्टा वी की वैल्यू आ गई। डेल्टा वी इज वी मल्टीप्लाई, वी क्या है, v इज दैट वेलोसिटी विच द पार्टिकल इज मूविंग विद, जो स्पीड जिससे वो पार्टिकल मूव कर रहा है, और डेल्टा थीटा वो एंगल है जो कि कंस्ट्रक्ट हो रहा था हमारे पास ए से बी तक मूव करने की वजह से। हम डेल्टा थीटा की वैल्यू एक्चुअली फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि डेल्टा थीटा क्या है। डेल्टा थीटा इस इक्वेशन से फाइंड करें, डेल्टा थीटा इज एस इज इक्वल्स टू आर डेल्टा थीटा। तो एस फॉर डेल्टा थीटा क्या होगा, वो होगा एस ओवर आर। ऑलराइट, तो मैं क्या करता हूँ सिंपली इसको कि मैं ये जो डेल्टा एस वाली डेफिनेशन, ये डेल्टा थीटा की जो नई डेफिनेशन आई है मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा डेल्टा वी डिवाइडेड बाय, सॉरी, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाइड बाय, अब डेल्टा थीटा है तो दिस इज एक्चुअली डेल्टा एस ओवर आर ना। लेट मी एक्चुअली quickly move all of this a little more down so that we can actually do this more comfortably. All right, so sorry for that.
तो हम ये कह रहे हैं कि अब जो डेल्टा वी है वो बराबर है वी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एस ओवर आर। तो हमने डेल्टा वी की वैल्यू फाइंड कर ली, वो है वी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एस वेलोसिटी, यानी वो वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा था, डेल्टा एस कितना डिस्टेंस उसने सर्कुलर पाथ में मूव किया, डिवाइडेड बाय कितना रेडियस उस पार्टिकल कितना रेडियस था उस सर्कल का। एक्चुअली हमें पता है कि एक्सेलरेशन बराबर होती है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी के। हमने डेल्टा वी की वैल्यू तो फाइंड कर ली, तो अगर हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इस सारे को डिवाइड कर देते हैं डेल्टा टी से। दोनों तरफ से मैंने डेल्टा टी से डिवाइड कर दी, तो आप देखें क्या हो जाएगा। डेल्टा वी और डेल्टा टी इज सिंपली द एक्सेलरेशन ए, यूज अनदर कलर ग्रीन। तो डेल्टा वी और डेल्टा टी वी नो इज एक्सेलरेशन ए, वी तो एज इट इज रहेगा, ये नीचे आर ये भी एज इट इज रहेगा। लेकिन एक चीज़ आप नोट करें, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी क्या होता है, यानी रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या होता है, इट इज़ वेलोसिटी। वी ऑलरेडी नो कि वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो ये डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी वेलोसिटी है, तो ये डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी को मैं फिर वी लिख सकता हूँ। तो ये सारा क्या हो जाएगा, वी मल्टीप्लाइड बाई वी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, देन वील हैव आर। See, now we have actually calculated or derived this result कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है वो v स्क्वायर ओवर r के इक्वल क्यों होती है। नाउ आई नो कि वी हैव गॉन इन लॉट मोर डिटेल कंपेयर टू कि जो कि बुक में गिवन है, बट आई फील लाइक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रियली अंडरस्टैंड कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इनवर्ड्स क्यों होती है और उसकी वैल्यू v स्क्वायर ओवर r क्यों होती है। इस केस में हमने एक्चुअली इस रिजल्ट को डिराइव किया है कि द एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। एनीवेज, तो हमने दोनों एजेंडाज को एक्चुअली पूरा कर लिया, विच इज़ वी हैव फाइंड आउट के डायरेक्शन क्या थी एंड वी ऑल्सो फाइंड आउट के मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगी। ऑलराइट, कमिंग टू द लास्ट पार्ट, एक्चुअली यू ऑलरेडी नो कि जब आपके पास लेट से कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह से जिसकी इनिशियली वेलोसिटी 0 है और अब आप इसको मूव करवाना शुरू हो जाते हैं विद वेलोसिटी लेट से 1 मीटर्स पर सेकेंड नाउ, तो जब आपने इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, ज़ाहिर है आपने इसकी वेलोसिटी को चेंज कर दिया, 0 से लेकर 1 तक लेके आए थे। तो ये जो चेंज लाते हैं हम किस तरह से लाते हैं, हम इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे होते हैं। जब आप फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड प्रोपोर्शनल टू द मास और एक्सेलरेशन। एक्चुअली तो हम ये कहते हैं कि F इज इक्वल्स टू ma होता है। तो जाहिर है ऊपर जो हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया है तो कोई फोर्स भी तो होनी चाहिए जो जो उस एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर रही है। वो फोर्स क्या होगी, वेल वो फोर्स वही होगी विच इज़ रिक्वायर्ड टू कीप द पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। हर पॉइंट पे हम वेलोसिटी चेंज कर देते हैं डायरेक्शन उसकी, पहले टेंजेंट इस तरफ था, अब इस तरफ है, अब इस तरफ है, अब इस तरफ है। हर पॉइंट पे हम चेंज कर रहे थे, ज़ाहिर है वो चेंज कैसे कर रहे थे, एक्सेलरेशन की वजह से चेंज कर रहे थे। और वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कैसे हो रही थी, हम खुद फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल फोर्स लगाते थे ताकि ये जो पार्टिकल है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, विच रिजल्ट्स इन द एक्सेलरेशन, जिसको हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोला। और अगर आपने फाइंड करना है कि वो फोर्स कितनी थी तो इट इज सिंपली F इज इक्वल्स टू एम ए, राइट। मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ ए की, F इज इक्वल्स टू एम, और ए की क्या वैल्यू हमने फाइंड की, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो दिस फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ is known as now centripetal force, or you can call it as center seeking force। क्या एक चीज़ ये कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी फिर, वेल F इज इक्वल्स टू एम ए होता है, तो फोर्स की डायरेक्शन वही होती है जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमने ऑलरेडी बात की है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक्चुअली इनवर्ड्स होती है, टुवर्ड्स द रेडियस होती है एक्चुअली ये। तो जाहिर है फोर्स की डायरेक्शन भी एग्जैक्टली यही होगी, तो फोर्स भी टुवर्ड्स द सेंटर होती है, तो इसलिए हम इसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि फोर्स भी एक्चुअली सेंटर सीकिंग होती है, हर पॉइंट पे इनवर्ड्स होती है टुवर्ड्स द सेंटर। एनीवेज, तो हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से वी हैव कैलकुलेटेड कि सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या होगी, एंड दिस इज द रिजल्ट एक्चुअली, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। हमने एक्चुअली इस रिजल्ट को अब डिराइव कर लिया।
Alright, I believe कि this is it actually. We have gone in lot detail and I hope so कि I was clear enough. कुछ points ऐसे होंगे जो आपको instantly शायद समझ ना आए, तो I'll recommend you कि बेस्ट वे इस कि आप इस सब को ड्रॉ करके खुद देखें, जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया राइट। सब वेक्टर्स को पहले पोजीशन स्पेस में ड्रॉ किया, फिर मैं उसको उठा के वेलोसिटी स्पेस में लेके आया, फिर मैं उनको बहुत करीब किया, फिर डेल्टा वी फाइंड किया यूजिंग द आर्क लेंथ फार्मूला, और फिर मैंने वहाँ से देखा कि डेल्टा वी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एंड देन आई फाउंड आउट कि एक्सेलरेशन किसके बराबर रहेगी। एनीवे सो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो भी है, दिस इज़ फॉर नाउ represented in terms of linear velocity of that particle p। ये पार्टिकल p की linear velocity होती है v। अगर आप इसको in terms of angular velocity कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। we already know कि जो v होता है वो r टाइम्स ओमेगा के बराबर होता है, यानी जो linear velocity of particle p होती है वो एंगुलर वेलोसिटी जो कि लाइन ओ पी की होती है उससे रिलेटेड होती है एज आर टाइम्स ओमेगा। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि जो फोर्स है वो है एम टाइम्स वी की जगह आर ओमेगा लगाऊंगा, क्योंकि वी का स्क्वायर था सारा स्क्वायर हो जाएगा और आर। दिस मेक्स इट एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। दिस आर एक्चुअली कैंसल्स आउट विद वन ऑफ द आर एंड सो वी आर लेफ्ट विद एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। could either use F is equals to Fc is equals to mr omega squared, or you could use Fc is equals to mv squared over r, और यहाँ पे ये जो v square over r है ये एक्चुअली वो centripetal acceleration। Anyway, so I hope the video was useful for you guys. See you guys in the next video actually, so thank you.